हेलो एवरीवन। आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत ही दमदार शहर है। और जिस तरीके से रेलवे के सेक्टर में हमें कोरोना के काल के दौरान एक गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद एक शार्प तेजी भी हमें देखने को मिली, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और कोविड के जो केसेस हैं वो काफी हद तक कम हो रहे हैं और काबू हमने पा भी लिया है। तो ऐसे में अगला सेक्टर जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा तो वो रेलवे भी है। उसमें काफी सारे सेक्टर्स है जिसमें कि रेलवे भी शामिल है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इस वीडियो में क्या कि रेल विकास निगम के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये मौका है कि नहीं। आज एक हल्की सी गिरावट है, 1% शेयर टूटा जरूर है, 29 रुपीज तक आ चुका है। 35 रुपए तक बहुत अभी शेयर ट्रेड कर रहा था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेल विकास निगम 30 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है, और पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखें तो आप देखिए एक शार्प तेजी भी हमें देखने को मिली थी। 23 रुपए का ये शेयर था और बहुत ही कम वक्त में 35 रुपए तक पहुंच गया, बढ़िया रिकवरी आई। लेकिन फिर एक डिक्लाइन आया, 27 तक पहुंचा, फिर एक रैली आई, 31 पर गया, फिर अभी डिक्लाइन आ रहा है, 29 तक पहुंचा है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में भी 22% का ग्रोथ है। देखिए, कछुए की गति से ये शेयर आगे बढ़ेगा, और मैं पिछले काफी वीडियोस में आपको ये चीज बता चुका हूँ कि ये वो शेयर नहीं है कि एक शार्प तेजी आएगी फिर बाद में वो रैली कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक शार्प तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो फिर बाद में गिरावट भी आएगी, फिर एक शार्प तेजी आएगी, फिर एक गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी। और हो सकता है कि कुछ वक्त तक ये शेयर सेम प्राइस सेट में कि एक प्राइस रेंज में फंस के भी रह जाए। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये वो वक्त था जहां पर शेयर फंस गया था किसी एक प्राइस रेंज में। ना कोई बड़ी रैली थी, ना कोई बड़ी गिरावट, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रैली भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन कोविड के चलते इस सेक्टर को नुकसान हुआ, इस कंपनी को नुकसान हुआ, गिरावट आई, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी है। देखिए, 11 रुपए तक ये शेयर टूट गया था कोरोना काल में, और अभी अगर हम देखें तो 3 गुना एक इन्होंने प्रॉफिट कमा कर दिया भी है, जिन्होंने अगर उस लेवल पे बाइंग की होगी तो। मिड कैप शेयर है, 6200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 30 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और तो और शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 87.84% की होल्डिंग है। तो देखिए, गिरावट अभी क्यों है? गिरावट इसीलिए है क्योंकि प्रमोटर कौन है? यहाँ पर सरकार है, और सरकार क्या करने वाली है? ओएफएस लाने वाली है। जिस तरीके से हमें आईआरसीटीसी में ओएफएस देखने को मिला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ओएफएस देखने को मिला, उसी तरीके का ओएफएस यहाँ पर प्रमोटर लेके आ सकती है। प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% तक लेकर आ सकती है, और तकरीबन 13% की जो होल्डिंग प्रमोटर की होगी वो प्रमोटर ओएफएस के द्वारा बेचने की कोशिश करेगी। अब जब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़े शेयर्स प्रमोटर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोटर ओएफएस में डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि शेयर 30 रुपए के ऊपर है तो प्रमोटर बोलेगी कि भैया चलो 30 रुपए पर आप खरीद लो, या फिर हम ओपन मार्केट में बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता। ओएफएस में प्रमोटर मतलब सरकार जो है वो 25-26 रुपए के आसपास शेयर ऑफर करती है, 5 रुपए डिस्काउंटेड प्राइस पर, 4 रुपए डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर ऑफर करती है, और काफी लोग उसको अप्लाई करते हैं। और जनरली देखने को मिला भी है कि कई गुना ओएफएस सब्सक्राइब भी हो जाता है और कम लोगों को मिलता है। अब देखिए, अगर 1000 शेयर इनको बेचने हैं मान लीजिए, और उसमें से अगर 10,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए आ गई तो 9,000 लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ 1000 लोगों को ही ये मिलेगा। तो ओएफएस में भी ये जरूरी नहीं है कि ओएफएस आ गया तो भैया ऐसी गिरावट आएगी कि ये संभल नहीं पाएगा। एक दिन की गिरावट होगी, और जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा ओएफएस को, अगले ही दिन शेयर में उतनी ही बढ़िया रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो उतने बड़े पैनिक की बात नहीं, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, तो उतने बड़े पैनिक की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जरूरत है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी प्रमोटर है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 4 एफआईएल्स का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.10% के आसपास देखने को मिल रही है।
रेल विकास निगम काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, पहले तो हमें ये जानना होगा इनकी। इनके पास तकरीबन तकरीबन 75,000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है। इवन L&T जो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की, उसको भी ये प्रोजेक्ट असाइन करती है। उत्तराखंड में रेल विकास निगम ने L&T को 5,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है कि भैया आप ये काम करो, ठीक है। BPCL को भी इन्होंने ऑर्डर दिया है 51 करोड़ का। तो देखिए, कंपनी बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी कंपनी है, बड़े ऑर्डर बुक है, तो डरने की कोई उतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं लगती है मुझे। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, रीजन सिंपल है, OFS का जो एक खौफ फैला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा ये अभी कुछ दिनों तक के लिए। 28 से 30 रुपए के रेंज में आपको ये शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही OFS खत्म होगा, OFS हो सकता है कि OFS बहुत जल्दी आ जाए या फिर डिले भी हो जाए, लेकिन जब भी OFS की चीजें आएगी शेयर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखिए, ज्यादातर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। RVNL को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 11 फरवरी को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आज 3 फरवरी है, मतलब 8 दिन बाद इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, और उस नतीजे के ऊपर भी काफी नजर रहेगी लोगों की। क्योंकि देखिए, नतीजे अच्छे आते हैं तो तेजी आती है, नतीजे एवरेज आते हैं तो थोड़ी सी गिरावट का भी सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नतीजे अच्छे होंगे, उतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नतीजे इनके अच्छे हैं। रेवेन्यूज भी अगर आप देखें तो 4,000 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे और डिसेंट प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन करके रखे। इवन कोरोना काल में भी 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। सितंबर क्वार्टर में भी 170-175 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया हुआ है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, बेहतर प्रॉफिट्स हैं, और दिसंबर में और बेहतर प्रॉफिट अगर आ गए तो अगेन एक पॉजिटिव नोट होगा ये, और एक तेजी की तरफ से आगे बढ़ भी सकता है। आप देखिए, जून क्वार्टर में जब लॉकडाउन था तब भी 145 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर क्वार्टर में 170 करोड़ का प्रॉफिट था जब अनलॉक के फेज में थे हम, और जब दिसंबर क्वार्टर में सब कुछ ओपन हो चुका है तब डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट की आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। ओवरऑल देखो, मैं बात करूं रेल विकास निगम, ऐसा नहीं होगा कि शेयर आपको डुबा देगा। अगेन अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है। आप अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ही आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। अगेन मैं यहाँ पर कह दूं, कम से कम 2-3 साल का नजरिया आपका होना चाहिए यहाँ पर निवेशित रहने का। अगर 2-3 साल का नजरिया है तो आप आराम से एंट्री ले सकते हैं, अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सस्ता शेयर है ये, और आने वाले दिनों में आराम से ये शॉर्ट टर्म में 35 रुपए दोबारा, और लॉन्ग टर्म में 40-45 रुपए के आसपास भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। OFS जब आएगा तब थोड़ा सा इसमें टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो 1-2 दिन का मौका होगा। लेकिन उसके बाद अगेन एक अच्छी रैली की तरफ से आगे जरूर बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में मुझे इसका फ्यूचर बेहतर लग रहा है। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में जो रेलवे का जो कामकाज था वो बंद पड़ा हुआ था, और अभी जो रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने का कामकाज शुरू होगा, और रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने से पहले जो रेलवे की मरम्मत की जरूरत है, जैसे कि पटरियों को या फिर और स्टेशन और भी कई सारी चीज होती है जिसको अगर मरम्मत की जरूरत है, तो सबसे पहले वो काम काज किया जाएगा, और वहां पर कंपनी आती है रेल विकास निगम। और रेल विकास निगम वो कंपनी है जो ये सब काम करती है, जो इन सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। तो डेफिनेटली रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने से पहले इस कंपनी के पास इतना सारा काम होगा कि ये कंपनी खुद भी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो काम की कमी नहीं है इनके पास, अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 75,000 करोड़ तक की इनकी ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है कि डरने की कोई उतनी ज्यादा यहाँ पर बात नहीं है। रेलवे का शेयर है, बर्बाद होने वाला शेयर नहीं है, और ना ही बर्बाद होने वाला ये सेक्टर है। रेलवे कुछ वक्त के लिए थम सा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे एक बड़ी तेजी के साथ रेलवे चलती हुई देखने को मिलेगी। और रेलवे में धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन की बातचीत भी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए कोई बुरी खबर यहाँ पर नहीं होगी, इनके लिए तो अच्छी खबर रहेगी आने वाले दिनों में भी। तो रेल विकास निगम खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नजरिया यहाँ से 2-3 साल का कम से कम होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड कर दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अपने पॉकेट में रख के चल सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि एक साथ किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना।
अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और 200 क्वांटिटी ऐड करो, और बाकी की क्वांटिटी जब ओएफएस आए और जब तब गिरावट देखने को मिले तब भी आप ऐड कर सकते हो उस लेवल पर। और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चले यहाँ पर, तो ही ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।